नमस्ते दोस्तों, ये है आपका खंड ब यानी पार्ट 2। इस अध्याय के अंदर हम जानेंगे 6 पार्ट से 10 पार्ट के बीच में समरी, ताकि आपके एग्जाम के अंदर कोई भी कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो उसे आप आराम से कर पाओगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 देख लेना। आपको कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या यहाँ पे कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर आप पेपर लीक वाला वीडियो तो बता ही रहे हो, फिर इस समरी की क्या जरूरत। तो दोस्तों पेपर लीक वाला वीडियो तो बता रहा हूँ, लेकिन उसके आंसर आप बोले सर आंसर भी तो बता रहे हो, क्वेश्चन आंसर दोनों बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी खिचड़ी बता रहा हूँ। मैं आपको खिचड़ी बनाने की विधि समझा रहा हूँ, लेकिन बनाकर थोड़ी बता रहा हूँ। तो ये समरी बता रहा हूँ, उससे आपको आंसर याद रह पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन आंसर दोनों बता दूंगा, आपको याद कुछ नहीं रहेगा। आपको बता देता हूँ 6 पार्ट से लेकर 10 पार्ट बीच की समरी, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए उसे आप आराम से सॉल्व कर पाओ। शुरू करने से पहले बता देता हूँ, इस चैनल की जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक है जो मिल जाएगी। इसके पासवर्ड कैसे मिलेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखो, आपको पासवर्ड भी मिल जाएंगे। अध्याय 6 है आपका संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया। कौन सा है? संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है। संवैधानिक संशोधन क्या है? भारत के संविधान में परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है। अब जानते हैं इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किए जाते हैं। भारत की संसद क्या है? मुख्य राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर क्या बनता है? सदन बनता है। तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किए जाते हैं। क्या इस तरह के परिवर्तन है जो भारत की संसद के द्वारा किए जाते हैं, इन्हें संसद के प्रत्येक सदन से पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और विशिष्ट संसाधनों को राज्य के द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। प्रस्ताव पारित होने के पश्चात, या आप सिंपल भाषा में कहें कि सामाजिक मतलब संविधान संशोधन क्या है, तो प्रस्ताव पारित होने के पश्चात यानी कानून या कोई भी प्रस्ताव पारित होने के पश्चात उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर होने पर संविधान संशोधन हो सकता है। यानी राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर करते ही संविधान में संशोधन हो सकता है, कुछ भी चेंजेस हो सकता है। जिस सदन में वह प्रस्तुत हो रहा है उस सदन की उपस्थिति संख्या का साधारण बहुमत 2/3 होना चाहिए। वहां से विधेयक पारित होकर द्वितीय सदन में जाता है। इसी के साथ दोस्तों केशवानंद भारतीय निर्णय आपने सुना होगा। क्या चीज? केशवानंद वाला किस्सा सुना होगा। केशवानंद भारतीय निर्णय केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के मामले में 68 दिन तक सुनवाई हुई थी। क्या 68 दिन तक हुए थे? वो सबसे बड़ा मुद्दा था। यह तर्क वितर्क 31 अक्टूबर 1972 को समाप्त हो गया था। क्या 31 अक्टूबर 1972 को शुरू होकर 23 मार्च 1973 को खत्म हो गया था। 24 अप्रैल 1973 को चीफ जस्टिस सीकरी और उच्चतम न्यायालय के 12 न्यायाधीशों ने 12 अन्य न्यायाधीशों ने न्यायिक इतिहास का यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों, इस सिद्धांत ने कौन से? केशवदास वाले सिद्धांत ने संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर अंकुश लगाया और ये सुनिश्चित किया कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज बना रहे जो अपने मौलिक मूल्यों और सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए बदलते समय के साथ प्रति उत्तरदायी हो। इसी के साथ दोस्तों आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं अध्याय 7 के बारे में। क्या अध्याय 7 है आपके बारे में? भारत में आर्थिक संसाधनों का बंटवारा, यानी भारत के अंदर जो आर्थिक संसाधन थे उसका बंटवारा कैसे हुआ। वित्तीय संसाधनों को परिभाषित करना है सबसे पहले। तो अब वित्तीय संसाधनों को परिभाषित करते हैं। मूल रूप से वित्तीय संसाधन किसी व्यक्ति, संगठन या सरकार के पास वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध मूर्त और अमूर्त संपत्तियां हैं। यानी व्यक्ति हो गया या कोई संगठन हो गया या सरकार अपने वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जो उनके पास उपलब्ध मूर्त और अमूर्त की जो संपत्तियां होती हैं, गैर या अन्य गैर कानूनी जो संपत्तियां होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वित्तीय संसाधन। इन संसाधनों में नकदी, यानी इन संसाधनों के अंदर नकदी आ जाती है, मतलब रोकड़ कैश। संसाधनों में नकदी, बचत, निवेश, ऋण की लाइनें और कई अन्य साधन शामिल होते हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर फंड के रूप में बदला जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से जानते हैं कि आर्थिक संसाधन आखिर होते क्या है। आर्थिक संसाधन वे इनपुट है, इनपुट यानी देना, लेना नहीं, देना, जिनका उपयोग हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए करते हैं। वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन यानी उत्पाद करने के लिए करते हैं। आर्थिक संसाधनों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। आर्थिक संसाधनों को 4 श्रेणियों में, 4 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला कौन सा? श्रम यानी मजदूरी, भूमि अपने खेत, प्राकृतिक यानी जो प्रकृति के द्वारा ऑलरेडी जो संसाधन है जैसे खान खदान हो गई, पेड़ पौधे हो गए, पूंजी और उद्यमशीलता यानी व्यापार आदि।
श्रम का तात्पर्य मानव प्रयास और प्रतिभा से है। श्रम का तात्पर्य किसे? मानव प्रयास और प्रतिभा से है। प्राकृतिक संसाधन भूमि, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से? जैसे भूमि यानी खेत हो गया, तेल हो गया और पानी जैसे संसाधन है जिस पर कर लगा के राज्य अपना वित्तीय रूप से सर्वसंपन्न होता है। अब बात करते हैं सरकारों के बीच यानी केंद्र और राज्य के बीच में क्या क्या अंतर होता है वित्तीय संपत्ति से लेकर। सरकारों के बीच वितरित प्राथमिक वित्तीय संसाधन कर हैं। क्या है? सरकारों के बीच वितरित प्राथमिक वित्तीय संसाधन कर हैं। कुछ नाम लेने के लिए संघीय कर, जैसे कि जो केंद्र के द्वारा कर लगाए जाते हैं तो संघ के द्वारा कर लगाए जाते हैं वो किस किस पे लगाए जाते हैं? तंबाकू हो गया, फाइबर हो गया, कपड़े पर उत्पाद शुल्क जैसे कर संघ सरकार को आवंटित किए जाते हैं। यानी तंबाकू, फाइबर, कपड़े का उत्पादन जो जीएसटी वगैरह टैक्स वगैरह होता है वो सीधा सरकार को जाता है, केंद्र को जाता है। दूसरी ओर भूमि आय, जो भूमि से आय होती है, उत्तराधिकारी और कृषि भूमि पर आय कर जैसे कर होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा लिए जाते हैं। इसके अलावा वितरण न्याय संगत वितरण के माध्यम से किया जाता है। जो वितरण होता है वो न्याय तरीके से ही किया जाता है, न्याय संगत तरीके से राष्ट्र और केंद्र में विभाजित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं राज्य सरकार केंद्र सरकार पर निर्भर है। क्या राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार पर निर्भर है, क्योंकि वे ही करों के रूप में संबंधित राज्य सरकार को लागत आवंटित करते हैं। केंद्र ही राज्य को फंड देता है। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार द्वारा उत्पन्न राजस्व केंद्र सरकार द्वारा लगाए जा रहे करों से केंद्र सरकार के माध्यम से अर्जित किया जा सकता है। यानी राज्य सरकार का जो कर है वो केंद्र सरकार जो कर लगाती है उससे अर्जित किया जा सकता है, जिसमें कस्टम आधारित कर, संसाधन उपभोग पर कर और आयकर शामिल है। आयकर शामिल है। अब बात करते हैं आपके 8वें अध्याय की तरफ। 8वां अध्याय है भारत में राजनीतिक दल। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित गुट होता है जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। ये दल चुनाव में उम्मीदवार उतारते हैं और उन्हें निर्वाचित करवाकर दल के कार्यक्रम लागू करवाने का प्रयास करते हैं। सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर समझे तो राजनीतिक दल संपूर्ण तंत्र हैं जो उम्मीदवारों के एक समूह का चुनाव का समर्थन करता है, जिसमें मतदाता और स्वयंसेवक शामिल हैं जो किसी विशेष राजनीतिक दल की पहचान करते हैं। आधिकारिक पार्टी संगठन जो उस पार्टी के उम्मीदवारों के चुनाव का समर्थन करते हैं, और सरकार में विधायक जो पार्टी से संबंध रखते हैं, यानी जो जिस पार्टी से संबंध रखेगा उसकी विचारधाराओं का अनुपालन करेगा, और जो पार्टी के नेता होती है उनकी विचारधारा होती है वो सेम होती है। अब बात करते हैं भारत के चुनाव आयोग के दौरान, यानी भारत के चुनाव आयोग के दौरान 23 मार्च 2024 के नवीनतम प्रकाशनों और उसके बाद की अधिसूचियों के अनुसार 6 राष्ट्रीय दल हैं, 57 राज्य दल हैं और 2764 जो गैर मान्यता वाले प्राप्त दल हैं। अब जानते हैं मेन मुख्य जो राष्ट्रीय दल कौन कौन से राजनीतिक दल। वो पहला दल है वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो वर्तमान केंद्र में कार्य कर रही है। दूसरी है बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी। तीसरी है सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और जो चौथी है वो है सीपीएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। पांचवी है वो है आईएनसी। कौन सी दोस्तों? आईएनसी, इसका है इंडियन नेशनल कांग्रेस। 6वां है एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी। अब दोस्तों ये हैं टोटल 6 प्रकार की जो नेशनल पार्टियां हैं। अब बात करते हैं 9वें अध्याय के बारे में। 9वां अध्याय है आपके भारत में क्षेत्रीय राजनीति दल। पहले हमने पढ़ा राजनीति दल, अब पढ़ते हैं क्षेत्रीय राजनीति दल। इन क्षेत्रीय दल जिनका प्रभाव किसी क्षेत्र राज्य विशेष पर हो, यानी एक सीमित क्षेत्र पर हो, उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय दल कहते हैं। कौन कौन सा? जैसे कि दमोदर हो गया, तेदेपा हो गया, बीजक आदि। इसके बारे में थोड़ा और वर्णन से और डिटेल से जानते हैं। क्षेत्रीय दल जानने से पहले आपको बता देता हूँ, कोई भी राजनीतिक दल होता है जिसका राजनीतिक आधार एक ही क्षेत्र में होता है, चाहे उसे उद्देश्य और मंच कुछ भी हो। जबकि क्षेत्रवादी दल, क्या राजनीतिक दल कौन सा होता है? जिसका जो उद्देश्य होता है वो एक ही मंच पर होता है, एक ही मतलब राष्ट्र के प्रति होता है, वो होता है राजनीतिक दल। लेकिन क्षेत्रवादी दल होते हैं वो क्या होते हैं? क्षेत्रीय दलों का एक उप समूह होता है जो विशेष रूप से अपने क्षेत्र में अधिक स्वायत्ता या स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाते हैं। अभी राजस्थान के अंदर हाल ही में घटना हुई, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण बता देता हूँ। जैसे कि कांग्रेस और आरएलपी दोनों ने मिलकर मतलब गठबंधन बना के नागौर के अंदर शासन की वो सीटें वो जीत ली। मतलब ये जो उप क्षेत्रवादी होते हैं वो छोटे छोटे मिलकर अपनी
जो होती है, मतलब छोटे छोटे मिलकर अपना एक समूह बना लेते हैं और ये मतलब विपक्ष के साथ जुड़ जाते हैं। इस प्रकार के जो बिहार में और पश्चिम बंगाल में बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं। अब बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना दिनांक 25 मई 2023 के अनुसार देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 58 दलों को राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके अध्याय 10 की तरफ, जो लास्ट है इस पार्ट का अध्याय। उसके बाद पार्ट 3 वाला है, 3 आने वाला है। अगर आपने 20 कमेंट कंप्लीट कर लिए तो मैं आपको तीसरा पार्ट है वो जल्दी अपलोड कर दूंगा। उसके अंदर से हम 11वें अध्याय से लेकर 15वें अध्याय के बीच में इसी प्रकार सारांश जानने वाले हैं। अब बात करते हैं लोकतंत्र राजनीति का आधार स्तंभ है, यानी भारत में चुनाव लोकतंत्र या राजनीति का आधार स्तंभ है। आज़ादी के बाद भारत में चुनाव ने एक लंबा रास्ता तय किया है। चुनाव या निर्वाचन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता यानी लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। जैसे हम एमएलए को चुनते हैं और सांसद को चुनते हैं। एमएलए मिलकर सीएम को चुनते हैं यानी मुख्यमंत्री को चुनते हैं और सांसद मिलकर प्रधानमंत्री को चुनते हैं। चुनाव के द्वारा ही आधुनिक लोकतंत्रों के लोक विधायिका यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका विधायिका के विभिन्न पदों पर आसीन होने के लिए व्यक्तियों को चुनाव चुनते हैं। हम व्यक्तियों को उनके अध्यक्ष पद पर बैठाने के लिए लोकतंत्र यानी लोग हम मतदान करते हैं। चुनाव के द्वारा ही क्षेत्रीय एवं स्थानीय यानी चुनाव के द्वारा ही क्षेत्रीय एवं स्थानीय निकायों के लिए भी व्यक्तियों का चुनाव होता है। वस्तुतः चुनाव का प्रयोग व्यापक स्तर पर होने लगा है और ये निजी संस्थानों, क्लबों, विश्वविद्यालयों, धार्मिक स्थानों आदि में भी प्रयुक्त हो जा रहा है। यानी लोकतांत्रिक चुनाव अब विश्वविद्यालयों में भी होने लगे हैं, जो लोग चुनाव करते हैं। धार्मिक संस्थानों में भी करते हैं। आपको पता हो तो हम स्कूल में जो मॉनिटर होता था उसके लिए भी हम चुनाव करते थे। अब बात करते हैं दोस्तों अगला हमारा जिसके बारे में जानेंगे भारतीय चुनाव में प्रमुख विशेषताएं। अब हम जानेंगे भारतीय चुनाव में प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहली है विस्तृत एवं विशालतम चुनाव। दूसरा है अशिक्षित निर्धन किंतु जागृत मतदाता, यानी अशिक्षित लोग हैं लेकिन फिर भी उन्होंने उनका मतदान देने की जो जागृत है, अंदर से उत्सुकता है, वो बहुकोणीय है। तीसरा है बहुकोणीय मुकाबला। चौथा है बहुकोणीय मतलब अलग अलग दल अनेक दल सामने उभर कर आते हैं चुनाव के टाइम में, ये भी एक इनकी प्रमुख विशेषता है। बराए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषय पर मतदान का आधार नहीं। पांचवा है अशुद्ध चुनाव अभियान। और जो 6वां विशेषता है वो निर्दलीय उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या। 7वां है अवसरवादी तथा सिद्धांत रहित गठबंधन की राजधानी। 8वां विशेषता है निर्वाचनों में काले धन और विदेशी धन का दुरुपयोग। और 9वां है चुनाव में बढ़ती अहिंसा। और 10वां है निर्वाचन आयोग के सम्मुख चुनौतियां। इस प्रकार दोस्तों आपका होता है वो खंड 2 भी कंप्लीट होता है। अब खंड 3 के अंदर हम जानने वाले हैं आपके 11 से लेके 15 तक सारांश। ये आपका लास्ट पार्ट होने वाला है 11 से 15 के बीच। तो इसके लिए जल्दी से 25 कमेंट कंप्लीट कर लो। और एक आपके लिए बोनस पॉइंट बता रहा हूँ, इस पीडीएफ के जो पासवर्ड है वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। और अगर आपको पेपर लीक वाला वीडियो देखना है तो 10 बजे से लाइव स्टार्ट होगा, उसको जरूर से अटेंड कर लेना क्योंकि वो एक अनलीगल वीडियो है, कभी भी डिलीट किया जा सकता है। मिलते हैं इसके खंड 3 के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।